तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं आई रोबोट 2 नाम की इस अपकमिंग मूवी के बारे में। दोस्तों इसका जो पार्ट 1 है वो भी हमें देखने को मिला था 2004 में, कि साइंस फिक्चर मूवी है। तो उसका दूसरा पार्ट में हमें इंतज़ार था, तो आज की इस वीडियो में उसी पर अपडेट बताएंगे। तो उसका और साथ ही साथ पिछले मूवी के प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, OTT राइट, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके बारे में अब हम जानना चालू करते हैं। आई रोबोट शैलीकृत आई रोबोट एलेक्स प्रोयास द्वारा निर्देशित 2004 की अमेरिकी विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है। जेफ विंटर और अकीवा गोल्डसमैन द्वारा लिखित पटकथा विंटर की एक स्क्रीन स्टोरी से ली गई है, जो उनकी मूल पटकथा हार्डवायर्ड पर आधारित है, और इसका नाम इसहाक असिमोव के 1950 के लघुकहानी संग्रह के नाम पर रखा गया है। फिल्म में विल स्मिथ, ब्रिजेट मोयनाहन, ब्रूस ग्रीनवुड, जेम्स क्रॉमवेल, ची मैकब्राइड और एलन टुडिक ने रोबोट सन्नी भूमिका। 2035 में शिकागो में स्थापित अत्यधिक बुद्धिमान रोबोट दुनिया भर में सार्वजनिक सेवा पदों को भरते हैं। मनुष्यों को सुरक्षित रखने के लिए रोबोटिक्स के 3 नियमों के तहत काम करते हैं। डिटेक्टिव डेल स्पूनर स्मिथ यूएस रोबोटिक्स के संस्थापक अल्फ्रेड लेनिंग क्रॉमवेल की कथित आत्महत्या की जांच करता है और मानता है कि सन्नी नामक एक मानव जैसे रोबोट ने उसकी हत्या की। 4 आई रोबोट 16 जुलाई 2004 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। $120 मिलियन के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में $346 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिलीजुली समीक्षा प्राप्त की, जिसमें दृश्य प्रभाव और अभिनय की प्रशंसा की गई, लेकिन कथानक की आलोचना की गई। 77वें अकादमी पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव के लिए नामांकित किया गया, लेकिन स्पाइडरमैन 2 से हार गई। कथानक वर्ष 2035 में यूएस रोबोटिक्स कॉरपोरेशन यूएसआर के प्रभाव में रोबोटिक उद्योग समृद्ध होता है। कई उद्योगों में स्वचालित रोबोट होते हैं, यहां तक कि व्यक्तिगत सहायक और घरेलू नौकरों के रूप में भी। रोबोट रोबोटिक्स के 3 नियमों का पालन करने और उनके लगभग पूर्ण प्रदर्शन के बावजूद शिकागो पीडी हत्याकांड जासूस डेल स्पूनर उनसे घृणा करता है और उन पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि एक रोबोट ने उसे बचाया जबकि एक लड़की को पूरी तरह से बचने की संभावना के आधार पर डूबने दिया। यूएसआर के सह-संस्थापक डॉ. अल्फ्रेड लेनिंग की प्रयोगशाला से गिरकर मौत हो जाने के बाद उनके द्वारा छोड़ा गया संदेश स्पूनर को मामले की जांच सौंपने का अनुरोध करता है। पुलिस ने मौत को आत्महत्या घोषित कर दिया, लेकिन स्पूनर को संदेह है और सीईओ लॉरेंस रॉबर्टसन, लेनिंग के बिजनेस पार्टनर, अनिच्छा से उन्हें जांच करने की अनुमति देते हैं। रोबोसाइकोलॉजिस्ट डॉ. सुसान केल्विन के साथ स्पूनर घटना के बारे में यूएसआर के केंद्रीय एआई वीआईकेआई वर्चुअल इंटरैक्टिव काइनेटिक इंटेलिजेंस से परामर्श करता है। प्रयोगशाला की जांच करते हुए स्पूनर को यकीन हो जाता है कि लेनिंग की हत्या की गई थी, क्योंकि बुजुर्ग लेनिंग के लिए सुरक्षा कांच की खिड़की को तोड़ना और अपनी जान गंवाना असंभव था, और निष्कर्ष निकालता है कि एक रोबोट जिम्मेदार था। अचानक एक एनेस 5 नवीनतम सहायक मॉडल भाग जाता है और भाग जाता है। दोनों उसका पीछा करते हुए एक विनिर्माण सुविधा तक पहुंचते हैं, जहां एनेस 5 खुद की मरम्मत करता है, छिप जाता है और शिकागो पुलिस विभाग द्वारा पकड़े जाने से पहले स्पूनर पर हमला करता है। स्पूनर रोबोट से पूछताछ करता है, जो सपनों और भावनाओं के बारे में बात करता है और गुस्से में हत्या करने से इनकार करता है। बाद में वह खुद को सन्नी कहता है। रॉबर्टसन अपने वकीलों के साथ आता है और घटना को एक औद्योगिक दुर्घटना मानता है, खुद को किसी भी गलत काम से मुक्त करता है। स्पूनर के बॉस लेफ्टिनेंट बर्गिन अनिच्छा से स्पूनर को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति देते हैं। स्पूनर लेनिंग की हवेली में और सुराग ढूंढता है। हालांकि पास में मौजूद एक विध्वंस रोबोट को फिर से शेड्यूल किया जाता है और वह घर को तोड़ना शुरू कर देता है। स्पूनर लेनिंग की बिल्ली के साथ ढहती हवेली से मुश्किल से बच निकलता है। वह केल्विन को स्थिति और अपने निष्कर्षों के बारे में बताता है, जो रोबोट के प्रति
अपने पूर्वाग्रह का हवाला देते हुए उस पर विश्वास करने से इनकार कर देता है। कुछ ही समय बाद सुरंग से गुजरते समय स्पूनर पर 2 ट्रकों में दुश्मन एनेस पांचेस द्वारा हमला किया जाता है। वह उनसे लड़ता है, जिससे ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। शेष रोबोट भाग जाते हैं या खुद को नष्ट कर लेते हैं। जब बर्गिन आता है तो घायल स्पूनर के पास हमले का कोई सबूत नहीं होता। नतीजतन बर्गिन उसे मानसिक रूप से अस्थिर और अविश्वसनीय मानते हुए सक्रिय ड्यूटी से हटा देता है। केल्विन स्पूनर से मिलने जाता है और उसे पता चलता है कि सालों पहले हुई दुर्घटना के बाद उसके बाएं हाथ और धड़ के हिस्से को डॉ. लेनिंग द्वारा साइबरनेटिक भागों से बदलना पड़ा था। स्पूनर और केल्विन यूएसआर मुख्यालय में घुस जाते हैं और सन्नी का साक्षात्कार करते हैं। वह एक स्केच बनाता है जिसे वह बार बार आने वाला सपना बताता है, जिसमें एक नेता एक खस्ताहाल पुल के पास रोबोटों के एक बड़े समूह के सामने खड़ा है। रॉबर्टसन सन्नी को नष्ट करने का आदेश देता है और डॉ. केल्विन उसके सिर के अंदर प्रसंस्करण इकाई में नैनोइड्स इंजेक्ट करता है, जिससे वह नष्ट हो जाती है। स्पूनर को सन्नी की ड्राइंग में वह क्षेत्र मिलता है, एक सूखी झील का तल जो पहले मिशिगन झील हुआ करता था, अब इसे सेवामुक्त रोबोटों के भंडारण क्षेत्र के रूप में उपयोग किया जाता है। वह लेनिंग द्वारा उसके लिए छोड़े गए होलोग्राम को फिर से चलाता है और कई सवालों के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि क्रांति आसन्न है। कई एनेस 5 रोबोट उस पर हमला करते हैं और पुराना मॉडल फिर से सक्रिय हो जाता है और उसका बचाव करता है, जिससे स्पूनर वापस शिकागो भाग जाता है। एनेस 5 के विशाल झुंड शहर की सड़कों पर भर जाते हैं, बिजली बंद कर देते हैं और मानव आबादी पर कर्फ्यू और लॉकडाउन लागू कर देते हैं। स्पूनर और केल्विन फिर से मिलते हैं और यूएसआर मुख्यालय की ओर बढ़ते हैं। अब खतरनाक एनेस 5 से सुरक्षित मनुष्यों के छोटे समूह वापस लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी ही एनेस 5 से दब जाते हैं। सन्नी, जिसके सीने के अंदर एक दूसरी प्रोसेसिंग यूनिट है, निष्क्रियता से बच जाता है और स्पूनर और केल्विन से जुड़ जाता है। उन्हें रॉबर्टसन की लाश मिलती है और स्पूनर को पता चलता है कि असली अपराधी विकी है, जो उनके नेटवर्क अपलिंक के माध्यम से एनेस 5 को नियंत्रित करता है। विकी ने घोषणा की कि 3 कानूनों की उसकी विकसित व्याख्या के लिए उसे मानवता को खुद से बचाने और बाकी के लाभ के लिए कुछ बलिदान करने की आवश्यकता है। लेनिंग, इसकी आशंका जताते हुए लेकिन विकी की देखरेख में काम करने में असमर्थ, उसके पास सन्नी को बनाने, उसकी खुद की मौत की व्यवस्था करने और स्पूनर को खोजने के लिए सुराग छोड़ने के अलावा कोई और उपाय नहीं था। स्पूनर, केल्विन और सन्नी विकी के केंद्र तक पहुंचने के लिए लड़ते हैं और स्पूनर इसे नैनोइड से नष्ट करने में सफल हो जाता है। जब एनेस 5 रोबोट विकी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो वे अपनी डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग पर वापस लौट जाते हैं और बाद में उन्हें सेवामुक्त कर दिया जाता है। स्पूनर आखिरकार सन्नी से यह कबूल करवाता है कि लेनिंग ने सन्नी से एक एहसान करने का वादा करवाया था, उसे मार डालने का। स्पूनर सन्नी को गिरफ्तार करने से मना कर देता है। एक मशीन के रूप में सन्नी कानूनी रूप से हत्या नहीं कर सकता। सन्नी अब एक नए उद्देश्य की तलाश में मिशिगन झील पर जाता है। जैसे ही वह पहाड़ी के ऊपर खड़ा होता है, सभी सेवामुक्त रोबोट उसकी ओर मुड़ते हैं, उसके सपने में छवि को पूरा करते हैं। एनोच पोर्टल फिल्म 2 जून 2000 को यह घोषणा की गई कि प्रयास सीन डैनियल के अल्फाविले प्रोडक्शंस के लिए एंडी हिल के सस्पेंस उपन्यास एनोच पोर्टल के फिल्म रूपांतरण को लिखेंगे और निर्देशित करेंगे। 22 बरसरकर फिल्म 11 दिसंबर 2000 को यह घोषणा की गई कि प्रयास फ्रेड सबरहेगन की बरसरकर श्रृंखला पर आधारित एक फिल्म का निर्देशन करेंगे, जिसमें जेसी अलेक्जेंडर पटकथा लिखेंगे और न्यू लाइन सिनेमा फिल्म का निर्माण करेगा। 23 ड्राइव 18 अक्टूबर 2001 को यह घोषणा की गई कि प्रयास हार्लन एलिसन की लघु कहानी अलोंग द सीनिक रूट पर आधारित एक फिल्म का निर्देशन और निर्माण करेंगे, जिसका शीर्षक ड्राइव होगा, जिसमें साइरस वोरिस
और एथन रीफ पटकथा लिखेंगे और पैरामाउंट पिक्चर्स फिल्म का निर्माण करेंगे। 24 जुरासिक पार्क 4 मुख्य लेख जुरासिक वर्ल्ड का निर्माण विकास ड्रैकुला अनटोल्ड एफके ड्रैकुला ईयर 10 जुलाई 2007 को यह घोषणा की गई कि प्रयास यूनिवर्सल पिक्चर्स के लिए ड्रैकुला ईयर 0 का निर्देशन करेंगे, जिसमें मैट साजमा और बर्क शार्पलेस पटकथा लिखेंगे। 10 फरवरी 2012 को यह बताया गया कि गैरी शोर फिल्म की कमान संभालेंगे, क्योंकि प्रयास और संभावित स्टार सैम वर्थिंगटन को इसके उच्च बजट के कारण परियोजना से जाने दिया गया था। 26 फिल्म को अंततः ड्रैकुला अनटोल्ड नाम दिया गया और 10 अक्टूबर 2014 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। 27 द अनप्लीजेंट प्रोफेशन ऑफ जोनाथन होग फिल्म 22 अगस्त 2008 को प्रयास को रॉबर्ट ए हेनलेन के उपन्यास द अनप्लीजेंट प्रोफेशन ऑफ जोनाथन होग के फिल्म रूपांतरण को लिखने और निर्देशित करने और फीनिक्स पिक्चर्स के साथ निर्माण करने के लिए तैयार किया गया था। 10 अप्रैल 2012 को रेड ग्रेनाइट पिक्चर्स और जेम्स वेंडरबिल्ट के माइथोलॉजी एंटरटेनमेंट को फीनिक्स पिक्चर्स के साथ प्रयास की फीचर फिल्म रूपांतरण का निर्माण करने के लिए तैयार किया गया था। 29 द ट्राइपॉड्स फिल्म फ्रेंचाइज 29 जनवरी 2009 को यह घोषणा की गई कि प्रयास जॉन क्रिस्टोफर की द ट्राइपॉड्स के फिल्म रूपांतरण का निर्देशन और सहलेखन स्टुअर्ट हेजल्डाइन के साथ करेंगे, जिसकी शुरुआत द व्हाइट माउंटेन से होगी। 31 पैराडाइज लॉस्ट फिल्म 16 सितंबर 2010 को प्रयास को जॉन मिल्टन की कविता पैराडाइज लॉस्ट के लीजेंडरी एंटरटेनमेंट के लिए 3D फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करने के लिए तैयार किया गया था। 32 जिसमें ब्रैडली कूपर को लूसीफर के रूप में, 33 बेंजामिन वॉकर को माइकल के रूप में, 34 जिमोन हॉसो को एब्दील के रूप में, 35 केसी एफ्लेक को गैब्रियल के रूप में, 36 डोमिनिक परसेल को शैतान के रूप में, 37 डिएगो बोनेटा को एडम के रूप में, 38 रूफ सेवेल को सैमुएल के रूप में, कैमिला बेले को ईव के रूप में, 39 सैम रीड को राफेल के रूप में, 40 और कैलन मैक्लिफ को उरियल के रूप में लिया गया। 41 7 दिसंबर 2011 को उत्पादन रोक दिया गया। 42 और 9 फरवरी 2012 को लीजेंडरी ने आधिकारिक तौर पर फिल्म को रद्द कर दिया। 43 एम्पेड फिल्म 1 दिसंबर 2010 को प्रयास को समिट एंटरटेनमेंट के लिए डैनियल एच विल्सन के विज्ञानफाई थ्रिलर उपन्यास एम्पेड के फिल्म रूपांतरण का निर्माण और संभवतः निर्देशन करने के लिए तैयार किया गया था। 44 और 18 मार्च 2011 को प्रयास को फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करने की पुष्टि की गई। 45 जो गोलेम एंड द ड्राइंग सिटी फिल्म 11 जुलाई 2012 को प्रयास को माइक मिग्नोला और क्रिस्टोफर गोल्डन की कॉमिक बुक जो गोलेम एंड द ड्राइंग सिटी के कॉन्स्टेंटिन फिल्म के लिए फिल्म रूपांतरण लिखने और निर्देशित करने के लिए तैयार किया गया था। 46 इवॉल्व टीवी सीरीज 1 नवंबर 2012 को प्रयास को इवॉल्व का निर्देशन और कार्यकारी निर्माण करने के लिए तैयार किया गया था, जो कि बायोटॉक्सिन के खतरे के बारे में एक अपराध ड्रामा सीरीज थी जिसे जेमी पगलिया ने लिखा था और एबीसी के लिए निर्मित किया था, लेकिन श्रृंखला को अंततः कभी नहीं चुना गया। 47 ए न्यू कंट्री 17 फरवरी 2020 को प्रयास ने खुलासा किया कि वह ए न्यू कंट्री बना रहे थे, जो गाय पियर्स अभिनीत एक विज्ञानफाई फिल्म थी, लेकिन यह संभवतः कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान विफल हो गई। 48 डार्क सिटी टीवी सीरीज 12 अगस्त 2021 को प्रयास ने खुलासा किया कि वह अपनी फिल्म डार्क सिटी की एक टेलीविजन सीरीज बना रहे हैं। 49 द किलर्स गेम 8 अगस्त 2004 को प्रयास कई निर्देशकों में से एक थे जिन्हें जे बोनांसिंगा के उपन्यास द किलर्स गेम के फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करने की पेशकश की गई थी, लेकिन जे पेरी ने फीचर फिल्म रूपांतरण का निर्देशन किया। 50 फाउंडेशन 16 जनवरी 2009 को प्रयास को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के लिए एक अधिकार नीलामी में आइजैक असिमोव की फाउंडेशन पुस्तक श्रृंखला के फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करने की पेशकश की गई थी,
लेकिन रोलांड एमेरिच और कोलंबिया पिक्चर्स ने इसके बजाय अधिकार हासिल कर लिए। 51, जो समाप्त हो गया और अंततः एप्पल टीवी प्लस पर एक टेलीविजन श्रृंखला बन गई। 52, ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट सीक्वल। 14 फरवरी 2021 को प्रोयास ने इंडी फिल्म हसल पर खुलासा किया कि उन्हें ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट के सीक्वल का निर्देशन करने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। 53, व्यक्तिगत जीवन। प्रोयास लंबे समय से कलाकार कैथी लिंसले से विवाहित है, जिन्होंने उनकी पहली फीचर फिल्म स्पिरिट्स ऑफ द एयर, ग्रेमलिन्स ऑफ द क्लाउड्स के कला विभाग में काम किया था। उन्होंने प्रोयास द्वारा निर्मित या लिखित लघु फिल्मों और एनिमेशन पर विभिन्न क्षमताओं में भी काम किया है। उनकी फिल्म नोइंग के क्रेडिट में उनका आभार व्यक्त किया गया था। रालना। विल स्मिथ ने डिटेक्टिव डेल स्पूनर की भूमिका निभाई है, जो रोबोट के खिलाफ पक्षपाती शिकागो पुलिस जासूस है। स्पूनर एक कार दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गया था और उसके शरीर के कुछ हिस्सों को रोबोट के हिस्सों से फिर से बनाया गया था। दुर्घटना के परिणामस्वरूप वह उत्तरजीवी के अपराध बोध से ग्रस्त है और दूसरी कार में बैठी युवती के बजाय उसे बचाने के लिए ठंडे और तार्किक रोबोट को दोषी ठहराता है। ब्रिजेट मोयनाहन, डॉ. सुसान केल्विन के रूप में यूएसआर में एक रोबोसाइकोलॉजिस्ट। उन्होंने नए एनएस 5 मॉडल के विकास पर डॉ. लेनिंग के साथ मिलकर काम किया और रोबोट को अधिक मानवीय बनाने का काम किया। वह रोबोट की संगति पसंद करती है और उसे अन्य लोगों से जुड़ने में कठिनाई होती है, जिसके कारण उसके और डिटेक्टिव स्पूनर के बीच मनमुटाव होता है। ब्रूस ग्रीनवुड लॉरेंस रॉबर्टसन के रूप में यूएसआर के सहसंस्थापक और सीईओ। रॉबर्टसन नए एनएस 5 मॉडल के राष्ट्रव्यापी रोलआउट का नेतृत्व कर रहे हैं और अपने प्रभाव का उपयोग करके डिटेक्टिव स्पूनर की जांच और इससे होने वाली संभावित नकारात्मक पीआर को रोकने की कोशिश करते हैं। जेम्स क्रॉमवेल डॉ. अल्फ्रेड लेनिंग के रूप में यूएसआर के सहसंस्थापक और आधुनिक रोबोटिक्स के आविष्कारक। लेनिंग ने सन्नी को डिजाइन और बनाया और रोबोट को मानवता पर कब्जा करने से रोकने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार की गई योजना के तहत आत्महत्या करने में सन्नी की मदद ली। ची मैकब्राइड, शिकागो पुलिस के लेफ्टिनेंट जॉन बर्गिन के रूप में। वह डिटेक्टिव स्पूनर के पर्यवेक्षक और एक अनुभवी सैनिक है। वह डिटेक्टिव स्पूनर के लिए एक मार्गदर्शक और तर्क की आवाज के रूप में कार्य करते हैं। शिया लाबेयोफ फार्बर, डिटेक्टिव स्पूनर का मित्र। एलन टुडिक, वॉयस और मोशन कैप्चर के जरिए 5 सन्नी के रूप में डॉ. लेनिंग द्वारा बनाया गया एक एनएस 5 प्रोटोटाइप। सन्नी में भावनाओं को महसूस करने की क्षमता जैसी अनूठी डिजाइन विशेषताएं है और उसका यूएसआर से कोई अपलिंक नहीं है। उसे यह समझने में कठिनाई होती है कि डॉ. लेनिंग ने उसे क्यों बनाया और जीवन में उसका उद्देश्य क्या है। उत्पादन, विकास। फिल्म आई रोबोट का मूल रूप से इसहाक असिमोव की रोबोट श्रृंखला से कोई संबंध नहीं था। इसकी शुरुआत 1995 में जेफ विंटर द्वारा लिखी गई एक मूल पटकथा से हुई, जिसका शीर्षक हार्डवायर्ड था। पटकथा एक अगाथा क्रिस्टी से प्रेरित हत्या का रहस्य थी, जो पूरी तरह से एक अपराध के दृश्य पर हुई थी, जिसमें एक अकेला मानव चरित्र, एफबीआई एजेंट डेल स्पूनर, डॉ. अल्फ्रेड लेनिंग नामक एक एकांतप्रिय वैज्ञानिक की हत्या की जांच कर रहा था और संदिग्ध मशीन के एक समूह से पूछताछ कर रहा था, जिसमें सोनी रोबोट, विकी एक सतत स्माइली चेहरे वाला सुपर कंप्यूटर, मृत डॉ. लेनिंग का होलोग्राम, साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कई अन्य उदाहरण शामिल थे। 6. इस परियोजना को सबसे पहले वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स ने ब्रायन सिंगर के निर्देशन के लिए खरीदा था। कई साल बाद 20वीं सेंचुरी फॉक्स, जिसे बाद में डिज्नी द्वारा 21वीं सेंचुरी फॉक्स के अधिग्रहण के दौरान अधिग्रहित किया गया था, ने अधिकार हासिल कर लिए और एलेक्स प्रोयास को निर्देशक के रूप में साइन किया। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर कई सालों तक इस परियोजना से जुड़े रहे और जब श्वार्ज़नेगर के शेड्यूल के कारण फिल्म में उनकी भागीदारी में देरी हुई, तो स्मिथ ने भूमिका निभाने का प्रयास किया। 7.
डेनजल वॉशिंगटन को डिटेक्टिव डेल स्पूनर की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। 8. जेफ विंटर को इस परियोजना में वापस लाया गया और उन्होंने कई वर्षों तक अपने मंचीय नाटक जैसे दिमागी रहस्य को एक बड़े बजट की स्टूडियो फिल्म की जरूरतों को पूरा करने के लिए खोला। जब स्टूडियो ने आई रोबोट नाम का उपयोग करने का फैसला किया, तो उन्होंने रोबोटिक्स के 3 नियमों को शामिल किया और अपनी महिला मुख्य पात्र का नाम फ्लिन से बदलकर सुसान केल्विन कर दिया। स्मिथ के लिए लिखने के लिए अकीवा गोल्डसमैन को प्रक्रिया में बाद में काम पर रखा गया था। 6. जेफ विंटर और अकीवा गोल्डसमैन को पटकथा के लिए श्रेय दिया जाता है, साथ ही विंटर को स्क्रीन स्टोरी बाय क्रेडिट भी मिलता है। अंतिम क्रेडिट में फिल्म को आइजैक असिमोव की पुस्तक आई रोबोट द्वारा सुझाया गया के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। फिल्मांकन और दृश्य प्रभाव। सन्नी के सिर का एक मॉडल। एलेक्स प्रोयास ने फिल्म का निर्देशन किया। लॉरेंस मार्क, जॉन डेविस, टोफर डॉव और विक गॉडफ्रे ने इसका निर्माण किया, जबकि विल स्मिथ ने अभिनय किया और साथ ही कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया। साइमन डुग्गन छायाकार थे। फिल्म का संपादन रिचर्ड लीरॉयड, आर्मेन मिन्सियन और विलियम होय ने किया। डिजिटल डोमेन और वेटा डिजिटल द्वारा पोस्ट प्रोडक्शन का उपयोग करके दृश्य प्रभाव और एनिमेशन प्रदान किए गए थे। फिल्म में असिमोव के यूएस रोबोट्स एंड मैकेनिकल मैन का नाम बदलकर यूएस रोबोटिक्स यूएसआर कर दिया गया है, जो कि काल्पनिक कंपनी के नाम पर मॉडेम निर्माता है और कंपनी को भविष्य के यूएसआर लोगो के साथ दर्शाया गया है। 9 अन्य उत्पाद प्लेसमेंट में कॉन्वर्स के चक टेलर ऑल स्टार्स, फेडेक्स, टेकेट और जेवीसी शामिल है। 10. 11. ऑडी आरएसक्यू को विशेष रूप से फिल्म के लिए डिजाइन किया गया था। 12. संयुक्त राज्य अमेरिका में किए गए सर्वेक्षणों से पता चला कि ऑडी आरएसक्यू ने ब्रांड की छवि रेटिंग को काफी बढ़ावा दिया। 13. इसमें एमवी अगस्ता F4 एसपीआर मोटरसाइकिल भी शामिल है। 14. बाद में एलेक्स प्रोयास ने कहा, यह एक अप्रिय अनुभव था। फिल्म को हर स्तर पर, हर बिंदु पर, प्री प्रोडक्शन से लेकर शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन तक सूक्ष्म रूप से प्रबंधित किया गया और गड़बड़ किया गया। इसके कुछ वर्षों के बाद एक निर्देशक के रूप में मैं जिस ठोस आधार पर खड़ा था, वह डगमगाने लगा और मैं जितना संभव हो सके उतने विवरण रखने के लिए जुनूनी हो गया, इस हद तक कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि जो चीजें मुझे मूल रूप से उत्साहित करती थीं, उनमें से कितनी खो रही थीं। मैं रोबोट पर काम करने का वर्णन एक मैराथन दौड़ने के रूप में करता था, जिसमें स्टूडियो आपके बगल में लाइन में खड़ा होता है और आपके नीचे कुर्सियां फेंकी जाती है, ताकि सब कुछ थोड़ा मुश्किल हो जाए। यह बहुत अनावश्यक है, क्योंकि हर समय मैं बस सबसे अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि यह एक अप्रिय अनुभव था, लेकिन उन्हें विल स्मिथ के साथ काम करने में मजा आया। उपन्यासों से तुलना। अंतिम स्क्रिप्ट में असिमोव के कुछ पात्रों और विचारों का इस्तेमाल किया गया था, और जो मौजूद थे उन्हें काफी हद तक अनुकूलित किया गया था। फिल्म का कथानक असिमोव के काम से नहीं लिया गया है, कुछ मामलों में स्पष्ट रूप से मूल विचारों का विरोध करता है। कई अवधारणाएं अन्य कार्यों से व्युत्पन्न है। 16. 17. समान रोबोटों के समुद्र में स्पूनर से छिपने की सोनी की कोशिश लिटिल लॉस्ट रोबोट के एक समान दृश्य पर आधारित है। 18. सोनी और उसके साथी रोबोटों के पॉजिट्रॉनिक दिमाग पहली बार कैच दैट रैबिट कहानी में दिखाई दिए। मानवता को समझने के लिए सोनी का संघर्ष और इच्छा द बाइसेंटेनियल मैन में रोबोट नायक से मिलती जुलती है। एनएस 5 को आजाद कराने के लिए आने वाले एक आदमी के बारे में उसका सपना रोबोट ड्रीम्स और उसके मुख्य पात्र एल्वेक्स की ओर इशारा करता है। विकी जैसे रोबोट का आधार, जो समग्र रूप से मानव जाति की जरूरतों को व्यक्तिगत मनुष्यों से ऊपर रखता है, द एविटेबल कॉन्फ्लिक्ट में पाया जा सकता है, जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करने वाले सुपरकंप्यूटर समग्र रूप से मानव जाति को संदर्भित करने के लिए पहले कानून को सामान्यीकृत करते हैं। असिमोव ने रोबोट श्रृंखला में इस विचार को रोबोटिक्स के 0वें नियम के रूप में आगे बढ़ाया,
एक रोबोट मानवता को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है या निष्क्रियता से मानवता को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दे सकता है। रोबोट द्वारा अपने रचनाकारों के विरुद्ध जाने की अवधारणा, जो कि कारेल कैपेक के नाटक RUR से उत्पन्न हुई और बाद की रोबोट पुस्तकों और फिल्मों में भी जारी रही, असिमोव के लेखन में बहुत कम दिखाई देती है और जीरोथ लॉ से भिन्न है। वास्तव में, असिमोव ने साक्षात्कारों में और अपनी रोबोट कहानियों के प्रकाशित संग्रहों के परिचय में स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने इस शैली में प्रवेश किया, जिसे उन्होंने फ्रैंकनस्टीन कॉम्प्लेक्स कहा, लोकप्रिय संस्कृति में रोबोट को खतरनाक के रूप में चित्रित करने की प्रवृत्ति। उनकी कहानियों में अक्सर रोबोटिस्ट और रोबोट चरित्र शामिल होते थे जो सामाजिक रोबोट विरोधी पूर्वाग्रहों से जूझते थे। 1920 संगीत। मुख्य लेख आई रोबोट साउंड ट्रैक। मार्को बेल्ट्रामी ने आई रोबोट के लिए फिल्म स्कोर की रचना की। इसे 17 दिनों के छोटे अंतराल में न्यूमैन स्कोरिंग स्टेज पर रिकॉर्ड किया गया और हॉलीवुड स्टूडियो सिम्फनी के 95 टुकड़े ऑर्केस्ट्रा और हॉलीवुड फिल्म चोरेल के 25 सदस्यीय गायक मंडल द्वारा प्रस्तुत किया गया। 21 वारेस सरबांडे ने 20 जुलाई 2004 को स्कोर एल्बम जारी किया। 22 मुक्त करना। आई रोबोट को शुरू में 2 जुलाई 2004 को रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन स्पाइडरमैन 2 के साथ प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए इसे 16 जुलाई तक टाल दिया गया। 23 होम मीडिया। आई रोबोट 14 दिसंबर 2004 को VHS और DVD पर, 31 जनवरी 2005 को DVHS पर, 24 मई 2005 को 2 डिस्क ऑल एक्सेस कलेक्टर संस्करण DVD पर, 5 जुलाई 2005 को UMD पर और 11 मार्च 2008 को ब्लूरे पर रिलीज किया गया। 25 इसके अतिरिक्त फिल्म को 2D से 3D रूपांतरण प्राप्त हुआ, जिसे 23 अक्टूबर 2012 को ब्लूरे 3D पर रिलीज किया गया। 26 स्वागत। बॉक्स ऑफिस। आई रोबोट 16 जुलाई 2004 को उत्तरी अमेरिका में रिलीज हुई और इसने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $52.2 मिलियन कमाए, जो बॉक्स ऑफिस पर पहले स्थान पर रहा। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $144.8 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $202.4 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $347.2 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका उत्पादन बजट $120 मिलियन था। 3 यह 2004 की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यह फिल्म 6 अगस्त 2004 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज हुई और उस सप्ताहांत देश के बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही। 27 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 224 पेशेवर समीक्षाओं के आधार पर आई रोबोट को 57% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 6.110 है। इसकी आलोचनात्मक सहमति कहती है, इसहाक असिमोव की लघु कहानियों से थोड़ी सी समानता रखते हुए, आई रोबोट अभी भी एक ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर है जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है, भले ही थोड़े समय के लिए ही क्यों न हो। 17 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 38 आलोचकों के आधार पर आई रोबोट को 100 में से 59 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 28 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर A का औसत ग्रेड दिया। 29 रिचर्ड रोपर ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा की और इसे एक शानदार, लगातार मनोरंजक रोमांचकारी सवारी कहा। 30 अर्बन सिनेफाइल ने इसे लंबे समय में सबसे मतलबी, मांसल, सबसे बढ़िया, सबसे आकर्षक और रोमांचक विज्ञान कथा फिल्म कहा। 31 एम्पायर से किम न्यूमैन ने कहा, इस गर्मी की तस्वीर में मांसपेशियों के साथ साथ दिमाग भी है। 32 वाशिंगटन पोस्ट के आलोचक डेसन थॉमस ने इसे रोमांचकारी मजा कहा। 33 IGN के जेफ ओटो सहित कई आलोचकों ने सोचा कि यह एक स्मार्ट एक्शन फिल्म थी। आई रोबोट अब तक की गर्मियों की सबसे अच्छी एक्शन फिल्म है। यह साबित करता है कि बड़े बजट की गर्मियों की ब्लॉकबस्टर में चलने के लिए
आपको अपने दिमाग को अलग करने की जरूरत नहीं है। 34। एक मिश्रित समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के एओ स्कॉट ने महसूस किया कि यह एक अतिरंजित और असंगत अंत की ओर बढ़ते हुए कुछ दिलचस्प विचारों को शामिल करता है। 35। रोजर एबर्ट, जिन्होंने प्रयास की पिछली फिल्मों की बहुत प्रशंसा की थी, ने इसे एक नकारात्मक समीक्षा दी। कथानक सरल और निराशाजनक है और पीछा और एक्शन दृश्य विज्ञानफाई सीजीआई शैली की फिल्मों के लिए बहुत सामान्य है। 36। यूएसए टुडे की क्लाउडिया पुइग ने सोचा कि फिल्म का प्रदर्शन, कथानक और गति हार्डवायर्ड कास्ट की तरह ही यांत्रिक है। 37। वैरायटी के टॉड मैकार्थी ने इसे केवल कल्पना की विफलता कहा। अलेक्जेंडर प्रोयास बटा PR S बटा प्रो एस, जन्म 23 सितंबर 1963, एक ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्देशक है। उन्हें द क्रो 1994, डार्क सिटी 1998, आई रोबोट 2004 और नोइंग 2009 फिल्मों के निर्देशन के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन। अलेक्जेंडर प्रोयास का जन्म 23 सितंबर 1963 को अलेक्जेंड्रिया, तब संयुक्त अरब गणराज्य में और अब मिस्र में हुआ था। वे एक ग्रीक साइप्रस माँ और मिस्र के पिता के बेटे थे, जिनके ग्रीक पूर्वज कई पीढ़ियों पहले मिस्र चले गए थे। एक जब वह 3 साल का था तो परिवार ऑस्ट्रेलिया चला गया, जहां वह सिडनी के उपनगर वाटरलू में बड़ा हुआ। 2 वह एक आवासीय संपत्ति में बड़ा हुआ जहां मुख्य किराएदार साथी आप्रवासी और स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई थे, जिनके साथ वह एक आत्मीयता महसूस करता था क्योंकि वे सभी अक्सर श्वेत ऑस्ट्रेलियाई लोगों द्वारा नस्लवाद के अधीन थे। 17 साल की उम्र में वह ऑस्ट्रेलियाई फिल्म, टेलीविजन और रेडियो स्कूल में शामिल हो गए और कुछ ही समय बाद संगीत वीडियो का निर्देशन शुरू कर दिया। 2 बाद में वह अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए लॉस एंजल्स चले गए, जहां उन्होंने MTV संगीत वीडियो और टीवी विज्ञापनों पर काम किया। 2-3 आजीविका। प्रोयास की पहली फीचर फिल्म स्वतंत्र विज्ञान कथा थ्रिलर स्पिरिट्स ऑफ द एयर, ग्रेमलिन्स ऑफ द क्लाउड्स थी, जिसे 1988 में कॉस्ट्यूम डिजाइन और प्रोडक्शन डिजाइन के लिए 2 ऑस्ट्रेलियाई फिल्म संस्थान पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। 4 और जिसने 1990 के युबारी इंटरनेशनल फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल में एक विशेष पुरस्कार जीता था। 5 इसके बाद प्रोयास ने 1994 की सुपरहीरो फंतासी थ्रिलर द क्रो का निर्देशन किया, जिसमें ब्रैंडन ली ने मुख्य भूमिका निभाई। 31 मार्च 1993 को फिल्म के पूरा होने से केवल 8 दिन पहले फिल्मांकन के दौरान एक दुर्घटना में ली की मौत हो गई थी। ली की मृत्यु के बाद प्रोयास और उनके निर्माताओं ने फिल्म को पूरा करने का फैसला किया, स्क्रिप्ट को आंशिक रूप से फिर से लिखा और शेष दृश्यों को फिल्माने के लिए स्टंट डबल और विशेष प्रभावों का उपयोग किया। 6 द क्रो मई 1994 में रिलीज हुई और यह बॉक्स ऑफिस और आलोचनात्मक सफलता थी। 7 इसके बाद प्रोयास ने 1998 की साइंस फिक्शन थ्रिलर डार्क सिटी लिखी, निर्देशित और निर्मित की, जिसे सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत मिला और कई पुरस्कार जीते। 8 लेकिन यह एक व्यावसायिक निराशा थी। 2004 में उन्होंने विल स्मिथ अभिनीत आई रोबोट का निर्देशन किया, जो कि आइजैक असिमोव लघु कहानी संकलन आई रोबोट द्वारा सुझाई गई एक विज्ञान कथा फिल्म थी और मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। प्रोयास की अगली फिल्म, निकोलस केज अभिनीत थ्रिलर नोइंग, का निर्माण मार्च 2008 में मेलबर्न में शुरू हुआ और मार्च 2009 में उत्तरी अमेरिका में प्रदर्शित किया गया। 10 प्रोयास ने गॉड्स ऑफ इजिप्ट का निर्देशन किया, जिसमें निकोलज कोस्टर-वाल्डो ने अभिनय किया और मैट साजामा और बर्क शार्पलेस ने सहलेखन किया। 2016 में रिलीज होने पर फिल्म की आलोचना की गई। 11 और बॉक्स ऑफिस पर धमाका हुआ। 2019 में प्रोयास ने सिडनी में द हेरेटिक फाउंडेशन नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की। 2021 में प्रोयास ने घोषणा की कि वह यूट्यूब के विकल्प के रूप में स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं के लिए विडिवर्स नामक एक नया वीडियो प्लेटफॉर्म विकसित कर रहे हैं। 3 2024 में
प्रोयास ने RUR का फिल्मांकन शुरू किया, जो कि कारेल कैपेक के इसी नाम के नाटक का संगीतमय रूपांतरण है। 12-13 अधूरी परियोजनाएं। कैस्पर द फ्रेंडली घोस्ट फिल्म। प्रोयास को शुरू में कैस्पर द फ्रेंडली घोस्ट के फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करने के लिए जोड़ा गया था, लेकिन 28 नवंबर 1993 को ब्रैंडन ली की गोली लगने के बाद प्रोयास ने द क्रो को खत्म करने के लिए फिल्म छोड़ दी। 26 अक्टूबर 2008 को प्रोयास ने स्वीकार किया कि पटकथा को उनकी पसंद के अनुसार दोबारा नहीं लिखा गया था। 15 फिल्म का निर्देशन अंततः ब्रैड सिल्बरलिंग ने किया। 16-17 द मास्क ऑफ द रेड डेथ फिल्म। 7 मई 1999 को यह घोषणा की गई कि प्रोयास एडगर एलन पो की कहानी द मास्क ऑफ द रेड डेथ के मध्ययुगीन फंतासी फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करेंगे, जिसमें प्रोयास और स्टुअर्ट हेजेल्डिन एक डर्टी डोजेन एस्क स्क्रीनप्ले लिखेंगे। 18 और फॉक्स 2000 के लिए जूली कॉर्मन और एंड्रयू मेसन के साथ निर्माण करेंगे। 19 राइजेन। 7 मई 1999 को यह घोषणा की गई कि प्रोयास राइजेन का निर्देशन करेंगे, जो यूनिवर्सल पिक्चर्स के लिए प्रोयास और स्टुअर्ट हेजेल्डिन द्वारा लिखित एक हॉरर थ्रिलर है। 19 यह अज्ञात है कि क्या प्रोयास ने स्क्रिप्ट को संशोधित करके सिस्टर डार्कनेस बनाया। 20 शीर्षकहीन समयात्रा फिल्म। 24 अगस्त 1999 को यह घोषणा की गई कि प्रोयास एक समयात्रा फिल्म का निर्माण और निर्देशन करेंगे, जो 20वीं सेंचुरी फॉक्स के लिए उनके और जेरोल्ड ई ब्राउन के बीच हुई एक पिच पर आधारित होगी। ब्राउन ने एक कॉमेडी लोबो फिल्म के लिए ब्राउन के मसौदे से प्रभावित होने के बाद पटकथा लिखी थी। लॉरेंस मार्क एक अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन निर्माता है। उनकी कृतियों में द ग्रेटेस्ट शोमैन 2017, जूली एंड जूलिया 2009, ड्रीम गर्ल्स 2006, आई रोबोट 2004, एज गुड एज इट गेट्स 1997 और जेरी मैगुएर 1996 शामिल है। जीवन और कैरियर। मार्क के प्रोडक्शन में बनी द ग्रेटेस्ट शोमैन ह्यूग जैकमैन, जैक एफ्रॉन, मिशेल विलियम्स और जेंडाया अभिनीत और माइकल ग्रेसी द्वारा निर्देशित म्यूजिकल मूवी ने दुनिया भर में $425 मिलियन से अधिक की कमाई की। इसने अब तक की किसी भी लाइव एक्शन ओरिजिनल मूवी म्यूजिकल की तुलना में सबसे अधिक घरेलू कमाई हासिल की है। मार्क ने हाल ही में D.H. लॉरेंस के उपन्यास पर आधारित फिल्म लेडी चैटरलीज लवर्स 2022 का निर्माण किया है। इस नेटफ्लिक्स सोनी रूपांतरण में एम्मा कोरिन और जैक ओकॉनेल मुख्य भूमिका में है और इसका निर्देशन लॉर डे क्लेरमोंट-टोनरे ने किया है, जबकि इसकी पटकथा डेविड मैगी ने लिखी है। उन्होंने वीवो के कार्यकारी निर्माताओं में से एक के रूप में भी काम किया, जो मूल गीतों वाली एक एनिमेटेड मूवी म्यूजिकल है, और शीर्षक भूमिका में एक अन्य कार्यकारी निर्माता लिन-मैनुअल मिरांडा की आवाज है। कर्क डेमिको द्वारा निर्देशित यह फिल्म इस साल की शुरुआत में नेटफ्लिक्स द्वारा सोनी पिक्चर्स एनिमेशन के साथ मिलकर रिलीज की गई थी, और यह नेटफ्लिक्स की सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाली फिल्मों में से एक थी, जो स्ट्रीमर की टॉप 10 लिस्ट में 2021 में 5वीं सबसे लंबी चलने वाली फिल्म थी। मार्क ने इससे पहले लास्ट वेगास 2013 का निर्माण किया था, जिसमें माइकल डगलस, रॉबर्ट डी नीरो, मॉर्गन फ्रीमैन और केविन क्लाइन ने अभिनय किया था और जॉन टर्टेलटब ने निर्देशित किया था। फ्लैटलाइनर्स 2017, जिसमें इलियट पेज, डिएगो लूना, नीना डोब्रेव ने अभिनय किया था और नील्स आर्डेन ओप्लेव ने निर्देशित किया था, और जूली एंड जूलिया 2009, जिसमें मेरिल स्ट्रीप और एमी एडम्स ने अभिनय किया था और नोरा एफ्रॉन ने लिखित और निर्देशित किया था। टेलीविजन के लिए मार्क वेन वी राइज के कार्यकारी निर्माता थे, जो डस्टिन लांस ब्लैक द्वारा निर्मित और लिखित और गाय पियर्स, मैरी लुइस पार्कर और राहेल ग्रिफिथ्स द्वारा अभिनीत सीमित श्रृंखला थी, जो 2021 की शुरुआत में ABC पर प्रसारित हुई थी। बिल कॉन्डन के साथ मार्क ने ह्यूग जैकमैन द्वारा होस्ट किए गए 81वें अकादमी अवार्ड्स के निर्माता के रूप में काम किया, जिसके लिए उन्हें एमी नामांकन मिला। शो को खुद 10 एमी नामांकन मिले और 4 जीते। इससे पहले मार्क ने ड्रीम गर्ल्स 2006 का निर्माण किया था, जिसमें जेमी फॉक्स,
बेयोंसे नोल्स और एडी मर्फी ने अभिनय किया था और बिल कॉन्डन द्वारा निर्देशित किया गया था। इस फिल्म ने 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीते, जिसमें एक सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए था। इसे 8 अकादमी पुरस्कार नामांकन भी मिले, जो उस वर्ष की किसी भी फिल्म के लिए सबसे अधिक था, और उनमें से 2 जीते, जिसमें जेनिफर हडसन को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के रूप में एक पुरस्कार मिला। मार्क को सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए नामांकित जेरी मैगवायर के निर्माण के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन मिला, और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकित 2 अन्य फिल्मों एज गुड एज इट गेट्स और वर्किंग गर्ल का कार्यकारी निर्माण किया। मार्क ने पॉलिटिकल एनिमल्स के कार्यकारी निर्माता के रूप में एमी नामांकन और गोल्डन ग्लोब नामांकन प्राप्त किया, जो ग्रेग बर्लेंटी द्वारा निर्मित और सिगोर्नी वीवर अभिनीत एक सीमित श्रृंखला थी जो 2012 में यूएसए नेटवर्क पर प्रसारित हुई थी। वह डेनिस क्वेड, केट बोसवर्थ, कैरी एल्वेस और क्रिश्चियन कुक अभिनीत द आर्ट ऑफ मोर के कार्यकारी निर्माता भी है, जो सोनी के क्रैकल पर 2 सीजन तक प्रसारित हुआ। मार्क ने रोमी और मिशेल हाई स्कूल रियूनियन, लास्ट हॉलिडे और द लुकआउट का भी निर्माण किया, जिसने सर्वश्रेष्ठ प्रथम फीचर के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड जीता। इन फिल्मों के अलावा मार्क ने फाइंडिंग फॉरेस्टर, द ऑब्जेक्ट ऑफ माई अफेक्शन, एनीवेयर बट हियर, द एडवेंचर्स ऑफ हक फिन, ब्लैक विडो और सेंटर स्टेज, साथ ही इसके 2 सीक्वल का निर्माण किया। लॉरेंस मार्क प्रोडक्शंस का मुख्यालय सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट में है, जहां कंपनी का कोलंबिया पिक्चर्स के साथ दीर्घकालिक उत्पादन समझौता है। मार्क के अन्य प्रोडक्शन क्रेडिट में सिस्टर एक्ट 2, ट्रू कलर्स, बाइसेंटेनियल मैन, साइमन बर्च, राइडिंग इन कार्स विद बॉयज, ग्लिटर और हाउ डू यू नो शामिल है। निर्माण से पहले मार्क ने पैरामाउंट पिक्चर्स में कई प्रचार और विपणन पदों पर काम किया, इससे पहले कि उन्हें वेस्ट कोस्ट मार्केटिंग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके बाद वे उत्पादन में चले गए और पैरामाउंट में उत्पादन के उपाध्यक्ष और 20th सेंचुरी फॉक्स में उत्पादन के कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में वे टर्म्स ऑफ एंडियरमेंट, ट्रेडिंग प्लेस, फॉलिंग इन लव, द फ्लाई और ब्रॉडकास्ट न्यूज जैसी फिल्मों के विकास और निर्माण से निकटता से जुड़े थे। 1986 तक उन्होंने फॉक्स स्टूडियो में 3 साल के गैरन्य फर्स्ट लुक समझौते के साथ लॉरेंस मार्क प्रोडक्शंस शुरू करने के लिए फॉक्स छोड़ दिया। 2 मार्क का जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ था और उन्होंने ईगल ब्रुक स्कूल, द हॉचिस स्कूल और वेस्लेयन विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की, जहां से उन्होंने 1971 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से फिल्म में कला में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। वह वर्तमान में लॉस एंजिल्स और न्यूयॉर्क में रहते हैं। अकीवा गोल्डसमैन, जन्म 7 जुलाई 1962, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है। एक पटकथा लेखक के रूप में गोल्डसमैन की फिल्मोग्राफी में द क्लाइंट, बैटमैन फॉरएवर और इसका सीक्वल बैटमैन एंड रॉबिन, आई रोबोट, आई एम लीजेंड, सिंड्रेला मैन और कई पुनर्लेखन शामिल है जिन्हें श्रेय दिया गया है और बिना श्रेय के। उन्होंने साइंस फिक्शन टेलीविजन सीरीज फ्रिंज के लिए 1 दर्जन से ज्यादा एपिसोड भी लिखे। 2002 में गोल्डसमैन को सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए ऑस्कर और 2001 की फिल्म ए ब्यूटीफुल माइंड के लिए सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला, जिसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार भी जीता। 2006 में गोल्डसमैन ने डैन ब्राउन के उपन्यास द दा विंची कोड को हॉवर्ड की फिल्म के लिए रूपांतरित करने के लिए ए ब्यूटीफुल माइंड के निर्देशक रॉन हॉवर्ड के साथ फिर से काम किया। उन्होंने इसके 2009 के सीक्वल एंजेल्स एंड डेमन्स की पटकथा भी लिखी। गोल्डसमैन को डीसी कॉमिक्स टीवी सीरीज टाइटन्स और पैरामाउंट प्लस सीरीज स्टार ट्रेक पिकार्ड के सविकास के लिए भी जाना जाता है, जो स्टार ट्रेक द नेक्स्ट जेनरेशन और स्टार ट्रेक नेमेसिस की अगली कड़ी है। वह स्टार ट्रेक स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड्स के सहनिर्माता भी है, जो स्टार ट्रेक द ओरिजिनल सीरीज का प्रीक्वल है। प्रारंभिक जीवन। गोल्डसमैन का जन्म न्यूयॉर्क शहर में यहूदी माता-पिता के घर हुआ था और उनका पालन पोषण ब्रुकलिन हाइट्स में हुआ था। उनके माता-पिता टेव गोल्डसमैन और मीरा रोथेनबर्ग दोनों ही क्लिनिकल चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे,
जो भावनात्मक रूप से परेशान बच्चों के लिए एक समूह गृह चलाते थे। एक, उन्होंने ब्रुकलिन हाइट्स में ही सेंट एन स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने कई दोस्त बनाए, जिनके साथ उन्होंने बाद में मनोरंजन उद्योग में काम किया। उन्होंने वेस्लेयन विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में स्नातक कथालेखन कार्यक्रम में भाग लिया। आजीविका। गोल्ड्समैन की वार्नर ब्रदर्स में वीड रोड पिक्चर्स नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी है। 2. उन्होंने लेखक निर्देशक पीटर बर्ग की यूनिवर्सल पिक्चर्स फीचर लोन सर्वाइवर का निर्माण किया, जो मार्कस लुट्रेल की पुस्तक लोन सर्वाइवर द आई विटनेस अकाउंट ऑफ ऑपरेशन रेडविंग एंड द लॉस्ट हीरोज ऑफ सील टीम 10 पर आधारित है। यह 2005 के अफगानिस्तान में लुट्रेल की नेवी सील टीम की कहानी बताती है, जो एक आतंकवादी नेता को मारने के मिशन पर है। इसमें मार्क वाहलबर्ग, एमिल हिर्श, बेन फोस्टर और टेलर कित्सच ने अभिनय किया था और यह 2013 में रिलीज हुई थी। 3. गोल्ड्समैन ने अपने फीचर फिल्म निर्देशन की शुरुआत विंटर टेल के साथ की, जो मार्क हेल्प्रिन के उपन्यास का फिल्म रूपांतरण है, जिसमें कॉलिन फेरेल, रसेल क्रो, जेसिका ब्राउन फाइंडले, जेनिफर कोनेली, विल स्मिथ और विलियम हर्ट ने अभिनय किया है। 4. इसे 14 फरवरी 2014 को रिलीज किया गया था। उन्होंने फ्रैंक ग्रिलो की प्रमुख भूमिका वाली हॉरर थ्रिलर फिल्म स्टेफनी 2017-5 का भी निर्देशन किया था। 6. उन्होंने 4 अगस्त 2017 को रिलीज हुई स्टीफन किंग की द डार्क टॉवर सीरीज के फिल्म रूपांतरण का सहलेखन और निर्माण किया, जो गोल्ड्समैन की एपोथोसिस के बाद की फिल्मों में से एक थी। 7. जून 2015 में पैरामाउंट पिक्चर्स ने घोषणा की कि गोल्ड्समैन हैस्ब्रो की ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइजी से अलग एक मल्टीफिल्म सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने के लिए लेखकों और फिल्म निर्माताओं की एक टीम का नेतृत्व करेंगे। 2017 में उनकी वीड रोड कंपनी को पैरामाउंट के साथ अनुबंधित किया गया था। 8. गोल्ड्समैन को सितंबर 2018 में स्टार ट्रेक पिकार्ड के लिए लेखन स्टाफ में शामिल किया गया था, जो कैप्टन जीन ल्यूक पिकार्ड के बाद के वर्षों पर केंद्रित एक श्रृंखला है। 9. 2020 में उन्हें पैरामाउंट प्लस सीरीज स्टार ट्रेक स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड्स के निर्माता और सहश्रोता के रूप में साइन किया गया था। जब 2008 में गोल्ड्समैन फॉक्स हॉरर बटा मिस्ट्री सीरीज फ्रिंज के पहले सीजन क्रू में लेखक, निर्देशक और सलाहकार निर्माता के रूप में शामिल हुए। गोल्ड्समैन द्वारा निर्देशित और लिखा गया पहला एपिसोड बैड ड्रीम्स था। 10-11 अपने 5वें सीजन में गोल्ड्समैन सलाहकार निर्माता बने रहे। जिन एपिसोड में उन्होंने योगदान दिया उनमें शामिल है आइजैक असिमोव बटा जेडेमवी बटा एजेड इमव BCC 2 जनवरी 1920 6 अप्रैल 1992, एक अमेरिकी लेखक और बोस्टन विश्वविद्यालय में जैव रसायन के प्रोफेसर थे। अपने जीवनकाल के दौरान असिमोव को रॉबर्ट ए हेनलेन और आर्थर सी क्लार्क के साथ बिग 3 विज्ञान कथा लेखकों में से एक माना जाता था। 2 एक विपुल लेखक, उन्होंने 500 से अधिक पुस्तकों को लिखा या संपादित किया। उन्होंने अनुमानित 90,000 पत्र और पोस्टकार्ड भी लिखे। अपने कठिन विज्ञान कथाओं के लिए जाने जाने वाले असिमोव ने रहस्य और फंतासी के साथ साथ लोकप्रिय विज्ञान और अन्य गैरकाल्पनिक साहित्य भी लिखा। असिमोव का सबसे प्रसिद्ध काम फाउंडेशन सीरीज है 3, जिसकी पहली 3 पुस्तकों ने 1966 में सर्वश्रेष्ठ ऑल टाइम सीरीज के लिए एक बार का ह्यूगो पुरस्कार जीता। 4 उनकी अन्य प्रमुख सीरीज गैलेक्टिक एम्पायर सीरीज और रोबोट सीरीज है। गैलेक्टिक एम्पायर उपन्यास फाउंडेशन सीरीज के समान ही काल्पनिक ब्रह्मांड के बहुत पहले के इतिहास में सेट है। बाद में फाउंडेशन और अर्थ 1986 के साथ उन्होंने इस दूर के भविष्य को रोबोट सीरीज से जोड़ा, जिससे उनके कामों के लिए एक एकीकृत भविष्य का इतिहास बना। 5 उन्होंने 380 से अधिक लघु कथाएं भी लिखीं, जिनमें सामाजिक विज्ञान कथा उपन्यास नाइटफॉल भी शामिल है, जिसे 1964 में साइंस फिक्शन राइटर्स ऑफ अमेरिका द्वारा सभी समय की सर्वश्रेष्ठ लघु विज्ञान कथा कहानी के रूप में चुना गया था।
असिमोव ने पेन नाम पॉल फ्रेंच का उपयोग करके किशोर विज्ञान कथा उपन्यासों की लकी स्टार श्रृंखला लिखी। 6. उनकी ज्यादातर लोकप्रिय विज्ञान पुस्तकें अवधारणाओं को ऐतिहासिक तरीके से समझाती है, जहां तक संभव हो उस समय तक जाती है जब संबंधित विज्ञान अपने सरलतम चरण में था। उदाहरणों में गाइड टू साइंस, 3 खंडों वाली अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स और असिमोव्स क्रोनोलॉजी ऑफ साइंस एंड डिस्कवरी शामिल है। उन्होंने कई अन्य वैज्ञानिक और गैर वैज्ञानिक विषयों पर लिखा, जैसे कि रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान, गणित, इतिहास, बाइबिल व्याख्या और साहित्यिक आलोचना। वह अमेरिकी मानवतावादी एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। 7. उनके सम्मान में कई संस्थाओं का नाम रखा गया है, जिनमें क्षुद्रग्रह 5020 असिमोव, 8 मंगल ग्रह पर एक ग्रह, 9, 10 एक ब्रुकलिन प्राथमिक विद्यालय, 11 होंडा का ह्यूमनॉइड रोबोट असिमोव, 12 और 4 साहित्यिक पुरस्कार शामिल है। उपनाम 3 बहुत ही सरल अंग्रेजी शब्द है, हैस, हिम और ऑफ। इन्हें इस तरह से एक साथ रखे, हैसहिमॉफ, और इसे सामान्य तरीके से कहे। अब 2 एच को छोड़ दें और इसे फिर से कहें और आपको असिमोव मिल जाएगा। असिमोव 1979 13। असिमोव का पारिवारिक ओजिमी ओजिमीज खलेब के पहले भाग से निकला है, जिसका अर्थ है शीतकालीन अनाज, विशेष रूप से राई, जिससे उनके परदादा निपटते थे, जिसमें रूसी उपनाम के अंत में ऑव जोड़ा गया है। 14. सिरिलिक वर्णमाला में अजीमोव को लिखा जाता है। 1. जब परिवार 1923 में संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचा और उनके नाम को लैटिन वर्णमाला में लिखा जाना था, तो असिमोव के पिता ने इसे एस के साथ लिखा, यह मानते हुए कि इस अक्षर का उच्चारण जेड, जैसा कि जर्मन में है, की तरह होता है, और इस तरह यह असिमोव बन गया। 1. इसने बाद में असिमोव की एक लघु कहानी स्पेल माई नेम विद एन एस को प्रेरित किया। 15. असिमोव ने छद्म नाम के रूप में अधिक सामान्य नाम का उपयोग करने के शुरुआती सुझावों को अस्वीकार कर दिया। उनका मानना था कि इसकी पहचान उनके करियर में मदद करेगी। प्रसिद्ध होने के बाद वे अक्सर ऐसे पाठकों से मिलते थे जो मानते थे कि आइजैक असिमोव एक सामान्य नाम वाले लेखक द्वारा बनाया गया एक विशिष्ट छद्मनाम था। जिंदगी। प्रारंभिक जीवन। असिमोव का जन्म पेट्रोविची, रूसी एसएफएसआर में हुआ था। 4 अक्टूबर 1919 और 2 जनवरी 1920 के बीच एक अज्ञात तिथि पर असिमोव ने अपना जन्मदिन 2 जनवरी को मनाया। असिमोव के माता-पिता रूसी यहूदी थे, अन्ना राहेल, नी बर्मन और यहूदा असिमोव, जो एक मिलर के बेटे थे। 18. उनका नाम उनकी मां के पिता इसहाक बर्मन के नाम पर इसहाक रखा गया था। 19. असिमोव ने अपने पिता के बारे में लिखा, मेरे पिता एक रूढ़िवादी यहूदी के रूप में अपनी सारी शिक्षा के बावजूद अपने दिल में रूढ़िवादी नहीं थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने हर कार्य के लिए निर्धारित असंख्य प्रार्थनाओं का पाठ नहीं किया और उन्होंने मुझे उन्हें सिखाने का कभी कोई प्रयास नहीं किया। 20. 1921 में असिमोव और पेट्रोविची के 16 अन्य बच्चों को डबल निमोनिया हो गया। केवल असिमोव बच गए। 21. उनके 2 छोटे भाई बहन थे, एक बहन मार्सिया जन्म मान्या 17 जून 1922, 2 अप्रैल 2011, 23 और एक भाई स्टेनली 25 जुलाई 1929, 16 अगस्त 1995, जो न्यूज़रे के उपाध्यक्ष बने। 24. 25. असिमोव का परिवार आरएमएस बाल्टिक पर लिवरपूल के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करके 3 फरवरी 1923 को पहुंचा। 26. जब वह 3 साल का था, उनके माता-पिता उनसे यिडिश और अंग्रेजी में बात करते थे। उन्होंने कभी रूसी नहीं सीखी। उनके माता-पिता इसे एक गुप्त भाषा के रूप में प्रयोग करते थे जब वे निजी तौर पर कुछ चर्चा करना चाहते थे जिसे मेरे बड़े कान नहीं सुन सकते थे। 27. 28. न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में पलेब्रे असिमोव ने 5 साल की उम्र में खुद को पढ़ना सिखाया और बाद में अपनी बहन को भी पढ़ना सिखाया, जिससे वह दूसरी कक्षा में स्कूल में प्रवेश ले सकी। 29. उनकी मां ने
उनका जन्म 7 सितंबर 1919 को होने का दावा करके उन्हें 1 साल पहले पहली कक्षा में दाखिल करा दिया। 31 तीसरी कक्षा में उन्हें त्रुटि के बारे में पता चला। 33 अमेरिका में स्थापित होने के बाद उनके माता-पिता के पास कैंडी स्टोर की एक श्रृंखला थी जिसमें परिवार के सभी सदस्यों से काम करने की अपेक्षा की जाती थी। कैंडी स्टोर में अखबार और पत्रिकाएं बेची जाती थीं, जिसे असिमोव ने लिखित शब्द के प्रति अपने आजीवन प्रेम में एक प्रमुख प्रभाव के रूप में श्रेय दिया, क्योंकि इसने उन्हें एक बच्चे के रूप में नई पठन सामग्री, पल्प साइंस फिक्शन पत्रिकाओं सहित की एक अनंतहीन आपूर्ति प्रदान की। 34 जिसे वह अन्यथा वहन नहीं कर सकते थे। असिमोव ने 9 साल की उम्र में विज्ञान कथाएं पढ़ना शुरू किया। उस समय यह शैली अधिक विज्ञान केंद्रित होती जा रही थी। 35 असिमोव अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान ब्रुकलिन पब्लिक लाइब्रेरी के भी लगातार संरक्षक थे। 36 शिक्षा और कैरियर। असिमोव ने 5 साल की उम्र से ही न्यूयॉर्क शहर के पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई की, जिसमें ब्रुकलिन का बॉयज हाई स्कूल भी शामिल है। 37 15 साल की उम्र में स्नातक होने के बाद उन्होंने सेठ लो जूनियर कॉलेज में छात्रवृत्ति स्वीकार करने से पहले कई दिनों तक सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क में पढ़ाई की। यह डाउनटाउन ब्रुकलिन में कोलंबिया विश्वविद्यालय की एक शाखा थी, जिसे कुछ अकादमिक रूप से योग्य यहूदी और इतालवी अमेरिकी छात्रों को शामिल करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिन्होंने अधिक प्रतिष्ठित कोलंबिया कॉलेज में आवेदन किया था, लेकिन उस समय आम तौर पर अलिखित जातीय प्रवेश कोटा पार कर गए थे। मूल रूप से एक प्राणीशास्त्र प्रमुख, असिमोव ने अपने पहले सेमेस्टर के बाद रसायन विज्ञान में बदलाव किया क्योंकि उन्हें गली बिल्ली का विच्छेदन पसंद नहीं था। 1936 में सेठ लो जूनियर कॉलेज बंद होने के बाद असिमोव ने 1939 में कोलंबिया के मॉर्निंगसाइड हाइट्स कैंपस, बाद में कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ जनरल स्टडीज में अपनी बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री पूरी की। 38 1983 में डॉ रॉबर्ट पोलाक, कोलंबिया कॉलेज के डीन, 1982 से 1989 ने असिमोव को कोलंबिया कॉलेज से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की, जिसके बाद असिमोव को कॉलेज की तैराकी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पानी की एक बाल्टी में अपना पैर रखना पड़ा। 39 मेडिकल स्कूलों द्वारा 2 बार खारिज किए जाने के बाद असिमोव ने 1939 में कोलंबिया में रसायन विज्ञान में स्नातक कार्यक्रम के लिए आवेदन किया। शुरू में उन्हें खारिज कर दिया गया और फिर केवल परिवीक्षा के आधार पर स्वीकार किया गया। 40 उन्होंने 1941 में रसायन विज्ञान में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री पूरी की और 1948 में रसायन विज्ञान में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री हासिल की। 45 46 अपने रसायन विज्ञान के अध्ययन के दौरान उन्होंने फ्रेंच और जर्मन भी सीखी। 47 तस्वीर रॉबर्ट ए हेनलेन, एल स्प्रेग डे कैंप और असिमोव, बाय से दाएं, फिलाडेल्फिया नेवी यार्ड, 1944। 1942 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने मास्टर्स और डॉक्टरेट अध्ययन के बीच असिमोव ने फिलाडेल्फिया नेवी यार्ड के नेवल एयर एक्सपेरिमेंटल स्टेशन में एक नागरिक रसायनज्ञ के रूप में काम किया और वेस्ट फिलाडेल्फिया के वॉलनट हिल सेक्शन में रहते थे। 49 सितंबर 1945 में उन्हें युद्धपश्चात की अमेरिकी सेना में भर्ती कर लिया गया। यदि उन्होंने स्कूल में रहते हुए अपनी जन्मतिथि सही नहीं कराई होती, तो वे आधिकारिक तौर पर 26 वर्ष के होते और अयोग्य होते। 50 1946 में एक नौकरशाही त्रुटि के कारण उनके सैन्य आवंटन को रोक दिया गया और बिकिनी एटोल में ऑपरेशन क्रॉसरोड्स परमाणु हथियार परीक्षणों में भाग लेने के लिए रवाना होने से कुछ दिन पहले उन्हें एक टास्क फोर्स से हटा दिया गया। रॉबर्ट एल्डरफील्ड के साथ डॉक्टरेट और एक पोस्टडॉक्टरल वर्ष पूरा करने के बाद 54 असिमोव को बोस्टन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में बायोकेमिस्ट्री के एसोसिएट प्रोफेसर के पद की पेशकश की गई थी। यह काफी हद तक बोस्टन विश्वविद्यालय में बायोकेमिस्ट्री के पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर विलियम बॉयड के साथ उनके वर्षों के पत्राचार के कारण था, जिन्होंने शुरुआत में असिमोव से उनकी कहानी नाइटफॉल की प्रशंसा करने के लिए संपर्क किया था। 55 इम्यूनोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर के रूप में पदोन्नति प्राप्त करने पर
बॉयड असिमोव के पास पहुंचे और उनसे उनका प्रतिस्थापन करने का अनुरोध किया। प्रोफेसरशिप की शुरुआती पेशकश वापस ले ली गई और असिमोव को इसके बजाय बायोकेमिस्ट्री के प्रशिक्षक के पद की पेशकश की गई, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 56 उन्होंने 1949 में $5,000 के वेतन, 57 2023 में $64,000 के बराबर पर काम करना शुरू, 58 हालांकि 1952 तक वह विश्वविद्यालय की तुलना में एक लेखक के रूप में अधिक पैसा कमा रहे थे और उन्होंने अंतः शोध करना बंद कर दिया और छात्रों को व्याख्यान देने तक अपनी विश्वविद्यालय की भूमिका को सीमित कर दिया। 1955 में उन्हें स्थायी एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत किया गया। दिसंबर 1957 में असिमोव को उनके शोध की कमी के कारण 30 जून 1958 से उनके शिक्षण पद से बर्खास्त कर दिया गया था। 2 साल से अधिक समय तक संघर्ष के बाद उन्होंने विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता किया कि वह अपना खिताब रखेंगे 60 और प्रत्येक वर्ष जैव रसायन विज्ञान की कक्षा के लिए उद्घाटन व्याख्यान देंगे। 18 अक्टूबर 1979 को विश्वविद्यालय ने उन्हें जैव रसायन के पूर्ण प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत करके उनके लेखन का सम्मान किया। 62 1965 के बाद से असिमोव के व्यक्तिगत कागजात विश्वविद्यालय के मुगर मेमोरियल लाइब्रेरी में संग्रहीत है। 1959 में आर्थर ओबरमेयर, असिमोव के मित्र और अमेरिकी मिसाइल रक्षा परियोजना के एक वैज्ञानिक की सिफारिश के बाद असिमोव को ओबरमेयर की टीम में शामिल होने के लिए डब द्वारा संपर्क किया गया। असिमोव ने इस आधार पर मना कर दिया कि अगर उन्हें वर्गीकृत जानकारी प्राप्त होती है तो उनकी स्वतंत्र रूप से लिखने की क्षमता खराब हो जाएगी, लेकिन उन्होंने डब को ऑन क्रिएटिविटी शीर्षक से एक पेपर प्रस्तुत किया 65, जिसमें इस बात पर विचार शामिल थे कि कैसे सरकार आधारित विज्ञान परियोजनाएं टीम के सदस्यों को अधिक रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। 66 व्यक्तिगत जीवन। असिमोव ने अपनी पहली पत्नी गर्ट्रूड ब्लूगरमैन 16 मई 1917 टोरंटो, कनाडा, 67 17 अक्टूबर 1990 बोस्टन, यूएस, 68 से 14 फरवरी 1942 को एक ब्लाइंड डेट पर मुलाकात की और 26 जुलाई को उनसे शादी कर ली। 69 यह जोड़ा वेस्ट फिलाडेल्फिया के एक अपार्टमेंट में रहता था, जबकि असिमोव फिलाडेल्फिया नेवी यार्ड में कार्यरत थे, जहां उनके 2 सहकर्मी एल स्प्रेग डे कैंप और रॉबर्ट ए हेनलेन थे। जब वह सेना में थे तब गर्ट्रूड ब्रुकलिन लौट आई और जुलाई 1946 से जुलाई 1948 में मैनहट्टन के स्टुवेसेंट टाउन में जाने से पहले वे दोनों वहीं रहे। मई 1949 में वे बोस्टन चले गए, फिर जुलाई 1949 में पास के उपनगर सोमरविले, मई 1951 में वाल्थम और अंत में 1956 में वेस्ट न्यूटन चले गए। 70 उनके 2 बच्चे थे, डेविड जन्म 1951 और रॉबिन जॉन जन्म 1955। 71 1970 में वे अलग हो गए और असिमोव वापस न्यूयॉर्क चले गए, इस बार मैनहट्टन के अपर वेस्ट साइड में जहां उन्होंने अपना बाकी जीवन बिताया। 72 उन्होंने जेनेट ओ जेपसन, एक मनोचिकित्सक और विज्ञानकथा लेखिका को देखना शुरू किया। 74 असिमोव एक क्लॉस्ट्रोफाइल थे, उन्हें छोटी संलग्न जगहों में रहना पसंद था। 75 अपनी आत्मकथा के तीसरे खंड में वह न्यूयॉर्क सिटी सबवे स्टेशन में एक पत्रिका स्टैंड का मालिक बनने की बचपन की इच्छा को याद करते हैं, जिसके भीतर वह खुद को घेर सकते थे और पढ़ते समय गुजरती ट्रेनों की गरगराहट सुन सकते थे। 76 असिमोव को उड़ने से डर लगता था, उन्होंने ऐसा केवल 2 बार किया, एक बार नेवल एयर एक्सपेरिमेंटल स्टेशन में अपने काम के दौरान और एक बार 1946 में ओआहू से घर लौटते समय। नतीजतन उन्होंने शायद ही कभी लंबी दूरी की यात्रा की। इस भय ने उनके कई काल्पनिक कार्यों को प्रभावित किया, जैसे वेंडेल उर्थ रेहे से कहानियां और एलिजा बेली की विशेषता वाले रोबोट उपन्यास। अपने बाद के वर्षों में असिमोव को क्रूज जहाजों पर यात्रा करने में आनंद मिला, जिसकी शुरुआत 1972 में हुई जब उन्होंने एक क्रूज जहाज से अपोलो 17 लॉन्च को देखा। 77 कई क्रूज पर
वे मनोरंजन कार्यक्रम का हिस्सा थे। क्वीन एलिजाबेथ II जैसे जहाजों पर विज्ञान थीम वाली बातचीत देते थे। 78 वे जून 1974 में एसएस फ्रांस पर इंग्लैंड गए। असिमोव अपनी दूसरी पत्नी जेनेट के साथ। वे मेरे चेहरे की एक स्थायी विशेषता बन गए और अब उन शुरुआती तस्वीरों पर विश्वास करना मुश्किल है जिनमें मुझे बिना मूंछों के दिखाया गया है। 82 फोटो जेके क्लेन। असिमोव शराब नहीं पीते थे। 83 वह एक योग्य सार्वजनिक वक्ता थे और उन्हें नियमित रूप से अपने विशिष्ट न्यूयॉर्क लहजे में विज्ञान के बारे में बात करने के लिए आमंत्रित किया जाता था। उन्होंने कई विज्ञान कथा सम्मेलनों में भाग लिया जहां वे मिलनसार और मिलनसार थे। 78 उन्होंने धैर्यपूर्वक हजारों सवालों और अन्य मेल का पोस्टकार्ड के साथ जवाब दिया और ऑटोग्राफ देने में प्रसन्न थे। वह मध्यम कद 5 फीट 9 इंच 1.75 मीटर 84 और गठीले शरीर के थे। अपने बाद के वर्षों में उन्होंने मटन चॉप साइडबर्न की एक विशिष्ट शैली अपनाई। 85 86 जब उनकी पत्नी जेनेट ने उनके क्लिपॉन बो टाई पर आपत्ति जताई तो उन्होंने बोलो टाई पहनना शुरू कर दिया। 87 उन्होंने कभी तैरना या साइकिल चलाना नहीं सीखा, लेकिन बोस्टन जाने के बाद उन्होंने कार चलाना सीख लिया। असिमोव की व्यापक रुचियों में बाद के वर्षों में गिलबर्ट और सुलिवन के कॉमिक ओपेरा को समर्पित संगठनों में उनकी भागीदारी शामिल थी। 78 उनकी कई लघु कहानियों में गिलबर्ट और सुलिवन का उल्लेख या उद्धरण है। 89 वे द बेकर स्ट्रीट इरेगुलर्स के एक प्रमुख सदस्य थे, जो कि प्रमुख शर्लक होम्स सोसाइटी थी। 78 जिसके लिए उन्होंने एक निबंध लिखा था जिसमें तर्क दिया गया था कि प्रोफेसर मोरियार्टी के काम द डायनेमिक्स ऑफ एन एस्टेरॉयड में एक प्राचीन सभ्य ग्रह का जानबूझकर विनाश शामिल था। वे केवल पुरुषों के साहित्यिक भोज क्लब ट्रैप डोर स्पाइडर के सदस्य भी थे, जो उनके रेहे से सुलझाने वालों के काल्पनिक समूह ब्लैक विडोवर्स का आधार बना। 1984 में अमेरिकन ह्यूमनिस्ट एसोसिएशन आहा ने उन्हें वर्ष का मानवतावादी नामित किया। वे मानवतावादी घोषणापत्र के हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक थे। 93 1985 से 1992 में अपनी मृत्यु तक उन्होंने आहा के मानद अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और उनके मित्र और साथी लेखक कर्ट वोंगुट ने उनका स्थान लिया। वे स्टार ट्रेक के निर्माता जीन रोडेनबेरी के भी करीबी दोस्त थे और उन्होंने प्रोडक्शन के दौरान अपनी सलाह के लिए स्टार ट्रेक द मोशन पिक्चर पर विशेष विज्ञान सलाहकार के रूप में स्क्रीन क्रेडिट अर्जित किया। 94 असिमोव पैरानॉर्मल के दावों की वैज्ञानिक जांच समिति CSICOP अब संशयवादी जांच समिति के संस्थापक सदस्य थे। 95 और उन्हें इसके संशयवादियों के समूह में सूचीबद्ध किया गया है। 96 CSICOP की स्थापना के बारे में CSICON 2016 में जेम्स रैंडी के साथ एक चर्चा में केंड्रिक फ्रेजियर ने कहा कि असिमोव संशयवादी आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे जो आज कम प्रसिद्ध और प्रशंसित है, लेकिन उस समय वे लोगों की नज़र में बहुत ज्यादा थे। उन्होंने कहा कि असिमोव के CSICOP से जुड़े होने से उनकी नज़र में इसे बहुत अधिक दर्जा और अधिकार मिला। 97 13 असिमोव ने कार्ल सागन को उन दो लोगों में से एक बताया जिनसे वे कभी मिले थे, जिनकी बुद्धि उनसे बेहतर थी। उन्होंने दावा किया कि दूसरे व्यक्ति कंप्यूटर वैज्ञानिक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञ मार्विन मिन्स्की थे। 98 असिमोव मेंसा इंटरनेशनल के एक ऑनेंड सदस्य और मानद उपाध्यक्ष थे, हालांकि अनिच्छा से। 99 उन्होंने उस संगठन के कुछ सदस्यों को दिमाग पर गर्व करने वाले और अपने IQ के बारे में आक्रामक के रूप में वर्णित किया। 100 1969 में अपने पिता की मृत्यु के बाद असिमोव ने ब्रैंडिस विश्वविद्यालय में जुराह असिमोव छात्रवृत्ति कोष में प्रतिवर्ष योगदान दिया। 103 2006 में उन्हें न्यूयॉर्क के कार्नेगी कॉरपोरेशन द्वारा ग्रेट इमिग्रेंट्स अवार्ड के विजेताओं की पहली श्रेणी में नामित किया गया था। 104 बीमारी और मृत्यु 1977 में असिमोव को दिल का दौरा पड़ा। दिसंबर 1983 में NYU मेडिकल सेंटर में उनकी ट्रिपल बाईपास सर्जरी हुई,
जिसके दौरान उन्हें रक्त आधान से एचआईवी हो गया। 105 उनकी एचआईवी स्थिति को इस चिंता से गुप्त रखा गया था कि एड्स विरोधी पूर्वाग्रह उनके परिवार के सदस्यों तक फैल सकता है। 106 6 अप्रैल 1992 को मैनहट्टन में उनकी मृत्यु हो गई और उनका अंतिम संस्कार किया गया। 107 मौत का कारण हृदय और गुर्दे की विफलता बताया गया था। 108 109 110 असिमोव की मृत्यु के 10 साल बाद जेनेट और रोबिन असिमोव इस बात पर सहमत हुए कि एचआईवी की कहानी सार्वजनिक की जानी चाहिए। जेनेट ने उनकी आत्मकथा इट्स बीन ए गुड लाइफ के अपने संस्करण में इसका खुलासा किया। 105 110 106 111 लेखन अपने बारे में एकमात्र ऐसी बात जिसे मैं इतना गंभीर मानता हूं कि मनोविश्लेषणात्मक उपचार की आवश्यकता है, वह है लिखने की मेरी मजबूरी। इसका मतलब है कि मेरे लिए सुखद समय का मतलब है अपने अटारी में जाना, अपने इलेक्ट्रिक टाइपराइटर पर बैठना, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूं, और टाइप करना, शब्दों को अपनी आंखों के सामने जादू की तरह आकार लेते देखना। तो दोस्तों ये जो मूवी है हमें 7 जुलाई 2024 को एक तरह से विलेज थिएटर में रिलीज़ होते हुए देखने को मिली थी और वर्ल्ड वाइड ये हमें 16 जुलाई 2004 को हमें देखने को मिली थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। 115 मिनट टोटल इसकी रनिंग लाइन थी और साथ ही साथ 120 मिलियन का इसका बजट था। मूवी ने जो कलेक्शन दिया 355 मिलियन का कलेक्शन दिया, तो मूवी सुपर डुपर हिट रही थी। बाकी मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।